हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं यार, एमसीक्यू और 1 मार्क्स हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसलिए मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जितने भी एमसीक्यू अपलोड करे होंगे, जितने भी चैप्टर के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये चैप्टर पूरा का पूरा नहीं समझा तो पहले चैप्टर समझ के आओ। मैंने हिंदी के नोट्स के साथ, हिंदी की नोट्स की पीडीएफ के साथ आपको पूरा अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो जाकर देखना, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा और तभी आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप वो पूरा का पूरा चैप्टर समझ के आओगे तो एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल दो अगर कल है या परसों है आपका टेस्ट तो ठीक है, वीडियो देख लो आप। अगर आपका 1-1.5 महीने बाद है एग्ज़ाम या टेस्ट, तो आप पहले चैप्टर समझ के आओ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहा जाता है? विकास, संसाधन, मानव संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसको संसाधन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताइए, यानी उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को किन भाग में वर्गीकृत किया गया है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, निजी और राष्ट्रीय संसाधन, या जैव और अजैव संसाधन? तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो संसाधन हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो उनके बेसिस पे संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है, जैव और अजैव। ठीक है, अगर वो संसाधन किसी जैव चीज़ से आ रहा है तो वो जैव संसाधन होगा, और अगर वो किसी अजैव चीज़ से आ रहा है तो वो अजैव संसाधन होगा। जैसे पत्थर, ठीक है, ईंट हो गई, आपका घर हो गया, ये क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, अगर जैसे कि एनिमल वगैरह हो गया, बहुत सारे लोग एनिमल को कंज्यूम करते हैं, जानवरों वगैरह को खाते हैं, ठीक है, मटन वगैरह जो भी है, तो ये क्या है? वो एक जैव संसाधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक देश के सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले डैश संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देश के संसाधन, जैव संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? मैं आपको बता दूं, एक देश के अंदर जो भी संसाधन आते हैं प्लस उसकी महासागरीय जो सीमा होती है, उसके 22.2 किलोमीटर के अंदर का जो भी एरिया होता है ना, वो एक राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, तो यानी भारत के अंदर जो भी संसाधन है, जो भी जल पदार्थ है या जो भी खनिज पदार्थ है, वन्य जीवन है, सारे का सारा, प्लस भारत की जो वाटर बाउंड्री है ना, उससे 22.2 किलोमीटर के बीच तक का एरिया जो भी है वो एक राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के उपयोग के लिए डैश संघ से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कोई अंटार्कटिका वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है या कुछ भी करना है तो आपको एक संघ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो संघ का क्या नाम है? राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विकास या विश्व संघ? तो मैं आपको बता दूं, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको इंग्लिश में यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है वह डैश संसाधन कहलाते हैं। यानी जो संसाधन किसी पर्टिकुलर बंदे के होते हैं, प्राइवेट बंदे के होते हैं, तो उस संसाधन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो। जैसे कि जिस कंप्यूटर से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कंप्यूटर मेरा है, मैंने परचेज़ किया है, तो वो एक व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो अगर वो आपका फ़ोन है तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब वो संसाधन जो एक कंट्री के अंदर या एक प्रदेश के अंदर है बट अभी उनका यूज़ जो है वो बड़े लेवल पे नहीं किया गया है, तो उनको क्या कहा जाता है? विकसित संसाधन, संभावित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या भंडार? तो मैं आपको बता दूं, उन संसाधन को जो एक जगह पर है बट उनका उपयोग बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा, उनको कहते हैं हम संभावित संसाधन। जैसे कि राजस्थान के अंदर सोलार एनर्जी, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे है सोलार एनर्जी राजस्थान के अंदर, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, वैसे ही गुजरात का एग्जांपल ले तो गुजरात के अंदर विंड एनर्जी बहुत बड़े लेवल पे है बट अभी उनका यूज़ इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये आपके संभावित संसाधन होते हैं जो एक प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, या इतने बड़े लेवल पे नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और संसाधन भी भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा रहे, तो उसे क्या कहते हैं?
सतत पोषणीय आर्थिक विकास, योजना विकास या विश्व विकास। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पर्यावरण को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करते हैं और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचाते हैं उनको, तो उसको सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और संसाधनों को उपयोग करने के लिए पहले से ही योजना बनाना डैश कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला और इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऊपर मैंने बात करी थी कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो वो होता है सतत पोषणीय विकास, यहाँ सतत पोषणीय आर्थिक विकास। और जब हम संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग करते हैं, ठीक है, और पहले से ही प्लानिंग बना के रखते हैं कि संसाधन को कैसे यूज़ करना है, तो उसको हम संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। ओके ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे कि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे डैश भूमि कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर एक कृषि वर्ष से कम समय तक खेती ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान प्रतिभूमि, कृषि भूमि, ग्रामीण भूमि या शुद्ध भूमि। तो मैं बता दूं आपको, उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर करा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही दे सकता है जिसने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हो और वीडियो वगैरह देखी और समझा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल डैश लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर या 0.38 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो 10th का है आपका बी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ओके ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन के अंतर्गत डैश भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। इसका मतलब 1952 में एक नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि डैश परसेंटेज हमारे भारत का वो जंगल ही जंगल रहना चाहिए, वन रहना चाहिए। कितना परसेंट? 10%, 23%, 33% या 40%। तो इसका आंसर है 33%। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मुद्रा का कृषि के योग्य न रह पाना डैश कहलाता है। जब मानवीय या किसी भी कारण से, प्राकृतिक या मानवीय कारण से जब मृदा कृषि योग्य नहीं रहती तो उसको क्या कहा जाता है? खनन, संसाधन संरक्षण, भूमि निम्नीकरण या संरक्षण उपाय। तो मैं आपको बता दूं, जब प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं रहती तो उसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये चीज़ें दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिससे ज़मीन खराब नहीं होती। खनन, पेड़ रोपण, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो मैं आपको बता दूं, पेड़ रोपण से भूमि निम्नीकरण नहीं होता बल्कि भूमि अच्छी बनती है। ठीक है, बाकी खनन से भी भूमि खराब होती है, भूमि का निम्नीकरण होता है, अति पशुचारण से भी भूमि का निम्नीकरण होता है और अधिक सिंचाई करने के साथ भी भूमि निम्नीकरण होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि इनमें से कौन सा भूमि निम्नीकरण का उपाय नहीं है। यानी ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से आपको ये बताना है कि किसकी वजह से भूमि निम्नीकरण कम नहीं होता। मतलब आपको वो पॉइंट बताना है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण बढ़ता है। वन रोपण? नहीं जी, वन रोपण की वजह से तो भूमि निम्नीकरण कम होता है। खनन नियंत्रण से भी भूमि निम्नीकरण कम होता है। अति पशुचारण, हाँ ये पॉइंट है, अगर हम ज़्यादा ही जानवरों को एक एरिया में चरवा देते हैं ना तो वो भूमि निम्नीकरण हो जाती है, मतलब उस भूमि में कृषि योग्य नहीं रहती वो भूमि। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 4th में भी पढ़ देता हूँ मैं आपको, औद्योगिक जल को नदी में विसर्जित ना करना, तो इससे भी भूमि निम्नीकरण कम ही होगा। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्योंकि अति पशुचारण से ही भूमि निम्नीकरण बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। संपूर्ण मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या लाल और पीली मृदा। तो मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लैटराइट शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पत्थर का घर, ईंट, लोहा या काली मिट्टी। तो इसका आंसर है ईंट। लैटराइट शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को डैश प्रकार में बांटा गया है या डैश प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 3 की, 2 की या 5 की। तो मैं आपको बता दूं कि आयु के आधार पर
जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुरानी जलोढ़ मृदा को डैश कहा जाता है, यानी पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको डैश नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खादर, काली मृदा, भांगर या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ना उसको हम भांगर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा को डैश मृदा भी कहा जाता है, रंग मृदा, रेगर मृदा, सफ़ेद मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। याद रखना, ये जब आपको मान लो शॉर्ट नोट आ गया काली मृदा पर, तो आप ये भी लिख सकते हो कि काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है, तो 1 पॉइंट बन जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। काली मृदा में डैश की खेती बहुत अच्छी होती है, किसकी? गेहूँ की, चावल की, कपास की या लाल और पीली मृदा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि काली मृदा में कपास की खेती, देखो बड़ी चौंकाने वाली बात है, काली मिट्टी पर उस पर जो उगता है बहुत अच्छी तरीके से वो है वाइट, यानी कपास। तो इसका आंसर है कपास, यानी काली मृदा पर कपास बहुत अच्छी क्वालिटी की उगती है। ठीक है, और इसीलिए काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना है, काली पीली मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा से बना है, कृषि मृदा से बना है, इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा जो उत्तर का मैदान है ना हमारा, मैंने मैप से भी आपको बताया था, उत्तर का जो मैदान है पूरा का पूरा भारत का, वो जलोढ़ मृदा से यानी उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। आप देखोगे ना, उत्तर भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अच्छी टाइप की जलोढ़ मृदा उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है, अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारे दूसरे संसाधन भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नई जलोढ़ मृदा को डैश भी कहा जाता है। हमें पता चल गया था कि पुरानी जलोढ़ मृदा को भांगर कहा जाता है, बट नई मृदा जो होती है, नई जलोढ़ मृदा, उसको क्या कहा जाता है? खादर, काली मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यतः राजस्थान डैश मृदा से बना है, मतलब राजस्थान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, जो मरुस्थल यानी राजस्थान वाले रेतीले इलाके में पाई जाती है उसी को कहते हैं मरुस्थलीय मृदा, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदा की ऊपर वाली सतह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये बात आपको पता ही है कि मृदा की जो सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जब वह परत भौतिक और मानवीय कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजाऊ कहते हैं, कृषि कहते हैं, मृदा अपरदन या संसाधन संरक्षण। तो मैं बता दूं, जब मृदा की सबसे ऊपर वाली परत एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, भौतिक या मानवीय कारण की वजह से, तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि बड़े बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। इस तरीके की खेती को डैश कहा जाता है, जिससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो क्या कहा जाता है इस तरीके की खेती को? सीढ़ीदार कृषि, समोच्च जुताई, चादर अपरदन या पट्टी कृषि? तो मैं आपको बता दूं, जब पूरे के पूरे बड़े से खेत पे, ठीक है, खेतों पर पट्टियाँ उगाई जाती है और उसके बीच में, फसलों के बीच में घास उगाई जाती है, तो इसको हम पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है, घासें उगाई जाती है। ठीक है, तो वो भी उगाई जाती है ताकि मृदा अपरदन ना हो, तो इसी को हम पट्टी कृषि कहते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपन बनाए जा सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इस प्रकार की कृषि को डैश कृषि कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ पे आपने देखा होगा सोपन यानी जीने जैसा बनाया जा सकता है जिससे मृदा अपरदन ना हो। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? समोच्च जुताई, चादर अपरदन, पट्टी कृषि या सीढ़ीदार कृषि? नाम से आपको पता चल रहा है सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, तो सीढ़ियों में कृषि करी जाती है पहाड़ों के अंदर, तो इसी को कहते हैं हम सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पिक्चर भी दिखाई गई थी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली मृदा को डैश मृदा कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत, ठीक है, आपको पता ही है हिमालय पर्वत के वहाँ पर सारे के सारे जंगल ही जंगल है, वन ही वन है। तो उस मृदा को क्या कहा जाता है? काली मृदा, लाल पीली मृदा, वन मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय पर्वत वाला एरिया है ना, वहाँ पर वन ही वन है, तो इसलिए इसी वजह से जो हमारी हिमालय पर्वत पे जो
मृदा पाई जाती है उसको हम वन मृदा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 28। डैश मृदा दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो दक्कन पठार, दक्कन आपको पता है ना, दक्कन पठार यानी ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कौन सी मृदा पाई जाती है और वो मृदा लावा जनक शैलों से भी बनी होती है। तो ऐसी मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दक्कन के पठार पे पाई जाने वाली मृदा है ना, वो अपनी काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर सॉइल, और साथ ही में इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इस पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 29। नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। नदियों का जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा पता है ना, जब नदी गिरती है तो थोड़ा सा एरिया खोल लेती है, तो उस इलाके में क्या होती है, जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नदी का जहाँ डेल्टा बनता है ना, वहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और आपको पता ही है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा। तो 29 का है जलोढ़ मृदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली भारत में, लंदन ब्रिटेन में, रियो डे जेनेरियो रूस में या रियो डे जेनेरियो आपका ब्राज़ील में। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था ना, वो हुआ था हमारा रियो डे जेनेरियो, और ये रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1990s में, 91 में, 1992 में या 1993 में। तो मैं आपको बता दूं, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अभी अभी आपको बताया, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, रियो डे जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सही गलत उस पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात एकदम सही है। रियो डे जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें इसी पे बात कही गई थी कि पर्यावरण क्षति को, गरीबी को और रोगों को कैसे रोका जा सकता है। रोग यानी जो बीमारियां होती है ना, उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और संसाधनों का उपयोग करने के लिए पहले से ही योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। सही या गलत? अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये मैंने इसी वीडियो के अंदर कवर करवाया है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप 33 का बताना कि सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग और संसाधनों को भविष्य के लिए बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही या गलत? ये बात एकदम सही है। ठीक है, जब हम संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हैं ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, तो उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। क्या ये बात सही है? ट्रू है या फॉल्स? जो भी संसाधन किसी एक व्यक्ति के होते हैं, ठीक है, जो निजी हाथों में होता है, जिसका स्वामित्व, क्या उससे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है? नहीं, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल मैंने 35 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता हो, जैसे कि कोयला, हमें पता है भारत के अंदर लगभग कितना कोयला है, कितनी कोयले की खान है और कहाँ कहाँ पर कोयला उपलब्ध है। तो ऐसे संसाधन जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता होती है, उसको भंडार संसाधन कहा जाता है। क्या बात सही है? गलत है ये बात। क्यों? क्योंकि ऐसे संसाधन जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता होती है ना, उसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। याद रखना, डेफिनेशन भी आ सकती है कि विकसित संसाधन क्या होता है। जिनकी हमें गुणवत्ता और मात्रा पता होती है, जो पहले से निर्धारित कर चुके हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। सही या गलत? तो आपको पता ही है कि वह संसाधन जिनका जो स्वामित्व है निजी हाथों में होता है ना, उनको व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन नहीं। तो इसका आंसर है गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या भूमि एक सीमित संसाधन है? बिल्कुल सही बात है, भूमि एक सीमित संसाधन है। वो
हमें पता है कि इतनी ज़मीन है, हमारा जो भारत का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,80,000 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा एरिया है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, तो इसी वजह से भूमि एक सीमित संसाधन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। खनन के कारण भूमि निम्नीकरण बढ़ा है, क्या ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जब ज़मीन कृषि के योग्य नहीं रहती तो उसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और खनन के कारण क्या होता है? जब ज़मीन से हम बहुत सारे संसाधन वगैरह निकालते हैं ना, तो उससे बहुत सारी एक्सकेवेशन एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से मिट्टी है ना, खेतों पर जो पदार्थ होते हैं ज़मीन से निकले होते हैं, जो मटेरियल और मिनरल ज़मीन से निकले होते हैं, खनिज, वो उस मिट्टी पर जम जाते हैं और उस मिट्टी को वो कृषि योग्य बनाने से रोक देते हैं। मतलब उस एरिया पर जहाँ पर वो खनन की मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उस एरिया पर कृषि नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसी वजह से खनन से भूमि निम्नीकरण बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर है सही, 38 का सही है, बिल्कुल भूमि निम्नीकरण बढ़ा है खनन एक्टिविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। लाल मृदा का लाल रंग रावेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण होता है। जो लाल मृदा है उसका जो लाल रंग होता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो रावेदार आग्नेय शैल होती है ना और रूपांतरित चट्टानें होती है, वो दोनों आपस में मिल जाती है, प्लस उसमें थोड़ा लोहा भी मिल जाता है। तो क्या जो लाल मिट्टी है वो लाल इसी वजह से होती है? बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लाल मृदा का जो लाल रंग है वो इसी वजह से होता है क्योंकि रावेदार आग्नेय जो चट्टानें हैं प्लस जो रूपांतरित चट्टान है वो आपस में मिल जाती है और उसमें जो धातु है, लोहे का धातु, वो भी मिल जाता है, इसी वजह से वो रेड कलर की होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल पीली मृदा का पीला रंग इनमें जलयोपन के कारण होता है। ठीक है, अभी अभी लाल मैंने आपको बताया था ना, लाल क्यों होता है? लाल जो मिट्टी होती है, लाल पीली मृदा का रंग लाल क्यों हो जाता है? और लाल पीली मृदा का जो रंग है वो पीला तब हो जाता है जब लाल मृदा में आप पानी डाल दो, जलयोपन कर दो, तो वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आपको जहाँ भी हिंदी मीडियम की वीडियो मिलती है ना, मेरे लिए नहीं, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, जहाँ भी मिलती है उसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हिंदी में बहुत कम स्टफ मिलता है। ठीक है, तो आप अगर हिंदी वाले क्रिएटर को सपोर्ट करोगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, सो एक और बात यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक न्यू चैनल है, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, बट बहुत सारे बच्चों ने, 1000 से ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है। पता है क्यों कर लिया है? वो सिर्फ इसलिए कर लिया है क्योंकि मैं उस चैनल पे ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी थी। ठीक है, मैंने कैसे इतने सब्सक्राइबर गेन किए, आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, और भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी अर्निंग आती है, तो मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ठीक है, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जो नोट्स है ना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, जीपी लिंक करके, जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो दे रखी होगी। और साथ ही में अगर आपको जीपी लिंक से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।